नमस्कार प्रिय बंधुओं, कैसे हो आप? विद्यार्थी अपन हिंदी साहित्य में काल विभाजन का अध्ययन कर रहे हैं और पीछे की क्लासों में अपन ने जॉर्ज ग्रियर्सन और उनके बाद में मिस्र बंधुओं का काल विभाजन का अध्ययन किया है। आज अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का अध्ययन करेंगे, उनके बाद में करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो दोस्तों, पहले जब काल विभाजन अपन ने शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था कि गार्सियस एसोसिएशन संघ ने कोई काल विभाजन नहीं किया था। उसके बाद में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पहला प्रयास किया। फिर मिस्र बंधुओं ने अपने जो ग्रंथ है उसको 8 कालखंडों में बांट करके हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। दोस्तों, आज अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले 4 इतिहासकारों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब 5 नंबर पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोस्तों, इनका काल विभाजन है वो सर्वाधिक मान्य एवं प्रमाणिक है। हिंदी साहित्य में जितने भी इतिहासकारों ने काल विभाजन किया है, इनमें सर्वाधिक जो मान्य है या प्रमाणिक काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। दोस्तों, तो इनका काल विभाजन सर्वाधिक मान्य एवं प्रामाणिक है। आगे बात समझ में दोस्तों आपकी कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका जो काल विभाजन है वो सर्वाधिक मान्य एवं प्रामाणिक काल विभाजन है। फिर आगे इन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में जो काल विभाजन किया है, इसमें 900 वर्षों के हिंदी साहित्य का जो 900 वर्षों का समय है उसको 4 कालखंडों में विभक्त किया है। दोस्तों, तो कितने खंडों में, यहाँ क्वेश्चन बनता है क्या कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन कितने खंडों में किया? तो कितने में किया? 4 खंडों में। पहली लाइन का भी प्रश्न बनता है कि किन का काल विभाजन सर्वाधिक मान्य एवं प्रामाणिक है? तो वहां पे आपका उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही होगा विद्यार्थियों। अब जो बात आगे आती है, इनके काल विभाजन को सभी इतिहासकार
सभी इतिहासकार मान्यता देते हैं, मान्यता देते हैं। सभी इतिहासकार इनके काल विभाजन को मान्यता देते हैं। लगभग जो भी इतिहासकार हैं, लगभग हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है उसको सटीक मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन्होंने जो चार भागों में काल विभाजन किया है, 4 सुस्पष्ट भागों में बांट करके हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है वो कैसे किया है। और कई बार पूछते भी उन्होंने, कई बार आदिकाल का समय पूछ लेते हैं, कई बार भक्ति काल का पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा नाम नहीं दिया या इन्होंने दोहरा नामकरण भी किया। इन्होंने अपने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य का दोहरा नामकरण किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो अब अपन आगे चर्चा करते हैं कि इनका जो काल विभाजन है वह दोस्तों किस तरह इन्होंने काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अपन लेते हैं। जो 4 भागों में इन्होंने बांटा है ना, वो नंबर 1 पर वीरगाथा काल। वीरगाथा काल का नाम इन्होंने, आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया दोस्तों, आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल। ठीक है, अब इसका समय दोस्तों 1050 विक्रमी संवत से 1375 75 विक्रमी संवत तक है दोस्तों इसका समय। आगे बात आपके समझ में, इनका समय क्या है, वीरगाथा काल और इसी का दूसरा नाम आदिकाल है। इन्होंने दोहरा नामकरण किया दोस्तों। तो क्या आदिकाल को इन्होंने क्या नाम रखा, वीरगाथा काल। इसका समय 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक है इसका समय दोस्तों। अब नंबर 2 पर आता है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल, इस भक्ति काल, इसका दूसरा नाम है भक्ति काल दोस्तों। भक्ति काल को इन्होंने क्या नाम कहकर के पुकारा है, पूर्व मध्य काल। पूर्व का अर्थ होता पहले, उत्तर का अर्थ होता बाद में। तो आदिकाल को तो इन्होंने वीरगाथा काल कहा और भक्ति काल को क्या कहा, पूर्व मध्य काल। अब इसका जो समय है वो दोस्तों है 1375 विक्रमी से 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक, 1700 विक्रमी संवत तक है दोस्तों इसका समय, 1700 विक्रमी संवत तक। ठीक है, अब नंबर 3 पर आता है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल दोस्तों, इसको रीतिकाल है दूसरा नाम, रीतिकाल। तो रीतिकाल का इन्होंने क्या नाम लगा, उत्तर मध्य काल। रामचंद्र शुक्ल ने पूछ लिया अगला कि भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया, पूर्व मध्य काल। रीतिकाल को क्या नाम दिया, उत्तर मध्य काल। मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया था रीतिकाल को, अलंकृत काल। क्वेश्चन आया पहले कि मिश्र बंधु ने रीतिकाल का क्या नाम दिया, तो उन्होंने रीतिकाल का नाम अलंकृत काल दिया। और यहाँ पर रीतिकाल का उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम रखा, उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल, इसका समय 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक है। 1700 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत से दोस्तों 1900 विक्रमी संवत तक है दोस्तों इसका समय। आगे बात आपके समझ में। अब नंबर 4 और अंतिम है वो है गद्य काल। गद्य काल, ये नाम इन्होंने आधुनिक काल का रखा, आधुनिक काल की जगह आधुनिक काल है, इसको इन्होंने क्या कहा, गद्य काल दोस्तों। गद्य की प्रधानता के कारण, तो इसका जो समय है वो 1900 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत तक, 1984 विक्रमी संवत तक है दोस्तों, विक्रमी संवत तक।
आगे बात आपके समझ में दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन अपन पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। पहले काल का नाम वीरगाथा काल, आदिकाल को उन्होंने क्या कहा, वीरगाथा काल कहा। आप ऊपर से नीचे याद करो, पहले ये लाइन याद कर लो, फिर ये कोष्टक वाले याद करने आपको। और कोष्टक वाले अगर पहले याद करना चाहते हो तो कोष्टक वाले पहले याद कर लो कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और अलंकृत काल। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, भक्तिकाल को पूर्व मध्य काल कहा, रीतिकाल को उत्तर मध्य काल कहा इन्होंने, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया। जैसे मैंने बताया था ना कि मिश्र बंधु ने वो उन्होंने आरंभिक काल, माध्यमिक काल, ऐसे नाम अपने ग्रंथ में खंडाए थे उन्होंने। और अलंकृत काल है, परिवर्तन काल है, वर्तमान काल, 8 भागों में बांटा। और शुरुआत के जो 3 भाग थे उनके 2 उप विभाजन किए थे उन्होंने। तो इसी प्रकार इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा नाम, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल, रीतिकाल का नाम उत्तर मध्य काल, और आधुनिक काल है आधुनिक काल, इसका नाम दोस्तों इन्होंने क्या रखा, आधुनिक काल को इन्होंने गद्य की प्रधानता के कारण गद्य काल कहा, गद्य काल नाम निकाला उसने। तो आधुनिक काल का इन्होंने गद्य काल, ये समय सीमा इसकी 1050 विक्रमी संवत से शुरुआत करते हैं। ये हिंदी की शुरुआत 1050 विक्रमी संवत से शुरुआत करते हैं और 1375 विक्रमी संवत तक है वीरगाथा काल का समय। 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। फिर भक्ति काल या पूर्व मध्य काल का समय 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक आता है, 1375 से 1700। फिर रीतिकाल या उत्तर मध्य काल है, इसका समय है 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक, 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक है। फिर आधुनिक काल या गद्य काल, इसका समय है 1900 विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत तक है दोस्तों। अब आइए आपके बात समझ में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया है, दोहरा नामकरण। इन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहा, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा और गद्य काल को आधुनिक काल कहा। इन्होंने दोहरा नामकरण है इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि हिंदी साहित्य में दोहरा नामकरण किसकी देन है, तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब दोस्तों अपन आगे पढ़ते हैं कि जो एक बात मैं ये बताना चाहता हूं, जो वीरगाथा काल है ना, इसको भी शुक्ल ने 2 भागों में बांटा था। शुक्ल ने 2 भागों में बांटा था, प्राकृताभास, एक तो प्राकृताभास काल और एक वीरगाथा काल। प्राकृताभास काल है उसका समय तो 1050 से 1200 विक्रमी संवत तक रखा था, और जो वीरगाथा काल था उसका समय 1200 से विक्रमी से 1375 तक रखा था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आदिकाल या वीरगाथा काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा था। प्राकृताभास हिंदी के नाम से एक, तो उसका समय इन्होंने 1050 से 1200 विक्रमी संवत तक रखा था। दूसरा नाम जो इन्होंने निकाला था वो था वीरगाथा काल, 2 भागों में। तो उसका जो समय था वो था 1200 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक दोस्तों। तो अब दोस्तों अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन पढ़ रहे हैं, उसमें अपन और एक जो इंपॉर्टेंट है, पिछली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो देखो क्या आया था दोस्तों। गद्य काल को इन्होंने आगे चल करके 3 भागों में बांटा है। इन्होंने गद्य काल को 3 भागों में बांट दिया इन्होंने आगे चल करके। नोट, आचार्य शुक्ल ने गद्य काल या आधुनिक काल को 3 भागों में विभक्त किया, 3 भागों में विभक्त
किया। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य गद्य काल है या आधुनिक काल, इसको इन्होंने कितने भागों में विभक्त किया दोस्तों? 3 भागों में। इसके 3 भेद किए इन्होंने। ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, नोट लगा कर। ये क्वेश्चन आ चुका आरपीसी के एग्जाम के अंदर, पिछली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। गद्य काल या आधुनिक काल को 3 भागों में विभक्त किया। कौन कौन से? प्रथम उत्थान के नाम से एक तो नंबर 1 प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान का समय दोस्तों इन्होंने 1925 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत से 1950 विक्रमी संवत तक, 1950 विक्रमी संवत तक रखा इसका समय। ठीक है। अब दूसरा द्वितीय उत्थान, दूसरा जो उन्हें विभाजन किया उसका नाम है द्वितीय उत्थान। इसका समय उन्होंने 1950 से 1950 विक्रमी संवत से 1975 विक्रमी संवत तक, 1975 विक्रमी संवत तक रखा इसका समय। तीसरा जो है उसका नाम है तृतीय उत्थान, तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान का समय है दोस्तों 1975 से 1975 विक्रमी संवत से अब तक, अब तक। तो ये दोस्तों इन्होंने 3 प्रकार से, जो आधुनिक काल या गद्य काल है इसका इन्होंने 3 प्रकार से विभाजन किया है दोस्तों। इन्होंने 3 प्रकार से विभाजन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में पूछ लिया गया था पिछले आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में कि आधुनिक काल या गद्य काल को इन्होंने कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा। पहले का नाम प्रथम उत्थान, दूसरे का नाम द्वितीय उत्थान और तीसरे का नाम क्या? तृतीय उत्थान है दोस्तों। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। किस भाग को बांटा इन्होंने? आधुनिक काल या गद्य काल को। प्रथम उत्थान का समय क्या? 1925 विक्रमी से 1950, ये डेट भी पूछ सकता है अगला। फिर द्वितीय उत्थान का समय 1950 विक्रमी संवत से 1975 विक्रमी संवत तक है दोस्तों। फिर इसका आगे क्या है? तृतीय उत्थान का 1975 विक्रमी संवत से आगे तक या अब तक या आगे तक भी कह सकते हैं हम, आगे तक है इसका समय। तो अब आगे अब आपके तृतीय उत्थान का समय प्रथम का 1925 से 50, 50 से 75, 75 से आगे तक विक्रमी संवत। तो आधुनिक काल है उसको इन्होंने 3 भागों में बांटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दोस्तों। अब चलो दोस्तों अपन आगे चलते हैं। नोट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तिकाल को पुनः निम्न निम्न 4 भागों में विभक्त किया। पुनः निम्न 4 भागों में या बांटा, पुनः निम्न 4 भागों में बांटा। यथा देखो अब 4 भाग कैसे कैसे बांटा इन्होंने भक्तिकाल को, 4 भागों में बांटा इन्होंने भक्तिकाल को दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तिकाल, आचार्य रामचंद्र ने भक्तिकाल को पुनः निम्न 4 भागों में बांटा इन्होंने। देखो
निर्गुण काव्य धारा। पहले भाग का नाम इसमें पहले तो भक्ति काल को दो भागों में बांटे, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, ये नाम भक्ति काल के किसने निकाले? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहां से क्वेश्चन बनता है कि भक्ति काल को निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में किसने विभक्त किया? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब देखो, निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांट दिया फिर आगे चल करके, और सगुण को भी दो भागों में बांट दिया इन्होंने। तो निर्गुण काव्य धारा, फिर उसके दोस्तों क्या हो गए? दो भेद और कर दिए गए इसके आगे चल करके। पहला भेद तो है ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, और दूसरे का नाम है प्रेमाश्रयी प्रेमाश्रयी काव्य धारा। दोस्तों आगे बात, अब सगुण का भी उसने दो भेद किए दोस्तों, सगुण के भी दो भेद कर दिए इसने। कृष्णाश्रयी काव्य धारा, कृष्णाश्रयी काव्य धारा, और रामाश्रयी काव्य धारा, और रामाश्रयी काव्य धारा। ये लो, भक्ति काल को चार भागों में विभक्त किया। पहले तो इन्होंने निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा दो भागों में बांटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्या नाम से जाना? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के नाम से विभक्त किया। फिर निर्गुण काव्य धारा के दो भेद किए। निर्गुण काव्य धारा के दो कौन से? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। निर्गुण को दो भागों में बांटा, तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। सगुण को दो भागों में, कृष्णाश्रयी काव्य धारा और रामाश्रयी काव्य धारा। तो ये भी पूछ सकता आप अगला कि निर्गुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा? तो आपका उत्तर होगा दो। सगुण को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। निर्गुण को जो दो भागों में बांटा उसकी क्या नाम है? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। सगुण के जो दो भेद है उसमें कृष्णाश्रयी काव्य धारा और रामाश्रयी काव्य धारा। दोस्तों अब देखो दोस्तों, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को क्या नाम दिया गया? संत काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा है, इसको क्या कहते हैं? संत काव्य धारा, संत काव्य धारा के नाम से जाना जाता है फिर इसका, संत काव्य धारा। और प्रेमाश्रयी को दोस्तों कौन? सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा है ये, सूफी काव्य और धारा नहीं, हाँ, संत काव्य और सूफी काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य, ये इसको कृष्ण काव्य के नाम से जानेंगे, कृष्ण काव्य, और ये राम काव्य के नाम से फिर आगे विभक्त हो गया, राम काव्य, राम काव्य। आगे बात समझ, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रति कौन है? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में संत काव्य, संत काव्य के नाम से जानी गई। फिर आगे प्रेमाश्रयी में सूफी काव्य के नाम से जाना गया। फिर प्रेमाश्रयी जो काव्य धारा है उसको सूफी काव्य के नाम से जाना गया। दोस्तों कृष्णाश्रयी को कृष्ण काव्य के नाम से जाना गया और रामाश्रयी को राम काव्य के नाम से जाना गया। अब देखो दोस्तों, इनके प्रतिनिधि कवि, ये जो काव्य धारा है इनके प्रतिनिधि कवि भी हैं दोस्तों, इनके प्रतिनिधि कवि हैं दोस्तों। तो वो देखो दोस्तों, प्रतिनिधि कवि, इसका जो प्रतिनिधि कवि है संत काव्य का प्रतिनिधि कौन है? कवि है वह है दोस्तों कबीर। संत काव्य का प्रतिनिधि जो कवि है दोस्तों वह है कबीरदास। कबीरदास जी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूफी काव्य धारा की हैं दोस्तों जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी इसके प्रतिनिधि कवि। कृष्ण काव्य धारा के कौन है दोस्तों? सूरदास। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कौन है दोस्तों? सूरदास जी हैं इसके प्रतिनिधि
कवि दोस्तों। और राम काव्य धारा के कौन है दोस्तों? तुलसीदास जी। राम काव्य धारा के कौन है? तुलसीदास जी हैं दोस्तों। राम काव्य धारा है, इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं दोस्तों वो हैं तुलसीदास जी हैं दोस्तों। राम काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं दोस्तों तुलसीदास। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। प्रतिनिधि कवि के बारे में भी पूछ सकता हो, डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाया है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्तिकाल को पुनः 4 भागों में विभक्त किया, वो भक्तिकाल को पहले तो इन्होंने निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा नाम से जाना इन्होंने। फिर निर्गुण काव्य की धारा के 2 भेद कर दिए, ज्ञानाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा। फिर सगुण काव्य धारा के 2 भेद कर दिए, कृष्णाश्री काव्य धारा और रामाश्री काव्य धारा की। फिर ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य धारा कहा गया, प्रेमाश्री काव्य धारा को सूफी काव्य धारा कहा गया, कृष्णाश्री काव्य धारा को कृष्ण काव्य, इसमें कृष्ण जी के बारे में लिखा गया है, और रामाश्री काव्य धारा को राम काव्य कहा गया। अब जो संत काव्य है इसके जो प्रतिनिधि कवि है वो कबीरदास जी। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी। सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास जी, अर्थात सूरदास जी ने कृष्ण जी के बारे में अधिक लिखा। और राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कौन है? तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरित मानस की रचना की। तो राम जो तुलसीदास जी के प्रिय जो हैं वो राम है, और सूरदास जी के जो प्रिय थे वो कृष्ण जी थे। तो ये आपको आ गया समझ में कि भक्तिकाल को आचार्य शुक्ल जी ने जो 4 भागों में विभक्त किया दोस्तों, वो इस प्रकार किया था इन्होंने। अब चलो आगे। नोट, शुक्ल जी ऋतिकाल का विभाजन नहीं कर सके। शुक्ल जी ऋतिकाल का विभाजन नहीं कर पाए। शुक्ल जी ऋतिकाल का विभाजन नहीं कर पाए दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जी, इन्होंने ऋतिकाल का विभाजन ये नहीं कर पाए। ये भी एक बड़ी विशेषता है इनकी। आचार्य शुक्ल जी ऋतिकाल का विभाजन नहीं कर पाए। नंबर 2, शुक्ल जी के काल विभाजन, शुक्ल जी ने काल विभाजन 2 पद्धतियों, शुक्ल जी ने काल विभाजन 2 पद्धतियों, शुक्ल जी ने काल विभाजन 2 पद्धतियों के आधार पर किया। 2 पद्धतियों के आधार पर किया। शुक्ल जी ने जो काल विभाजन है उसमें 2 पद्धतियों का आधार माना, 2 पद्धतियों के आधार पर किया। शुक्ल जी ने काल विभाजन में कितनी पद्धतियों का प्रयोग किया? 2 पद्धतियों का। कौन कौन सी? नंबर 1 पर प्रधान प्रवृत्ति और नंबर 2 है ग्रंथों की प्रसिद्धि। ठीक है, तो शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया उसमें पहली जो पद्धति है उसका नाम है प्रधान प्रवृत्ति। और नंबर दूसरी है दोस्तों ग्रंथों की प्रसिद्धि। ग्रंथों की प्रसिद्धि। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि किस इतिहासकार ने अपना काल विभाजन प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल जी ने
काल विभाजन में दो पद्धतियों का सहारा लिया। नंबर एक पद्धति कौन सी है? प्रधान प्रवृत्ति। नंबर एक प्रधान प्रवृत्ति और नंबर दूसरी है दोस्तों ग्रंथों की प्रसिद्धि। ग्रंथों की प्रसिद्धि। तो इन्होंने दो पद्धतियां अपनाई अपने इतिहास ग्रंथ के काल विभाजन में। तो शुक्ल जी रीति काल का विभाजन नहीं कर सके और इन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है इसका इन्होंने दो पद्धतियों का सहारा लेकर के ये ग्रंथ लिखा। अब आगे 3 नंबर, नोट नंबर 3, लोग जिसे आदिकाल, लोग जिसे आदिकाल कहकर पुकारते हैं, कहकर पुकारते हैं, शुक्ल ने पुकारते हैं, शुक्ल ने वीरता की प्रवृत्ति, वीरता की प्रवृत्ति वीरता की प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण वीरगाथा काल वीरता की प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण वीरगाथा काल नाम रखा। आगे बात समझ में इंपॉर्टेंट है। लोग जिसे आदिकाल कहते हैं उस काल में वीरता की प्रवृत्ति की प्रधानता की वजह से शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। तो आदिकाल का वीरगाथा नाम कैसे रखा? वीरता की प्रवृत्ति की प्रधानता की वजह से। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर कि आदिकाल का नाम शुक्ल जी ने वीरगाथा काल क्यों रखा? तो वीरता की प्रवृत्ति की प्रधानता की वजह से शुक्ल जी ने लोग जिसे आदिकाल कहते हैं उसका नाम वीरगाथा काल रखा। ठीक है। नंबर 4, इसी प्रकार शुक्ल जी ने आदिकाल को में वीरता की प्रधानता के कारण आदिकाल को वीरगाथा काल और भक्ति की प्रधानता के कारण भक्ति काल और रीति तत्व की प्रधानता के कारण रीति काल और गद्य की प्रधानता के कारण आधुनिक काल नाम रखे। इसी प्रकार शुक्ल जी ने वीरता की प्रधानता के कारण वीरगाथा काल तथा भक्ति की प्रधानता के कारण भक्ति काल भक्ति की प्रधानता के कारण भक्ति काल तथा रीति तत्व निरूपण की प्रधानता प्रधानता के कारण रीतिकाल
एवं गद्य की प्रधानता एवं गद्य की प्रधानता के कारण एवं गद्य की प्रधानता के कारण आधुनिक काल नाम रखा। गद्य की प्रधानता के कारण आधुनिक काल नाम रखा दोस्तों। तो अब इस प्रकार शुक्ल जी ने, देखो दोस्तों, शुक्ल जी ने जो वीरगाथा काल में वीरता की प्रधानता, भक्ति काल में भक्ति की, रीति काल में रीति तत्व निरूपण की और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता, इसलिए प्रधान प्रवृत्ति के कारण उन्हें शुक्ल जी ने वीरता की प्रधानता के कारण तो वीरगाथा काल, भक्ति की प्रधानता के कारण भक्ति काल नाम रख दिया, रीति तत्व निरूपण की प्रधानता के कारण रीति काल एवं गद्य की प्रधानता के कारण आधुनिक काल नाम रखा इन्होंने। तो आधुनिक कैसे पूछ लिया अगला कि वीरगाथा काल नाम क्यों रखा? वीरता की प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण। भक्ति काल नाम क्यों रखा? भक्ति की प्रधानता की वजह से, भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थी। रीति काल में रीति तत्व की प्रधानता के कारण रीति काल नाम रख दिया इन्होंने, और गद्य की प्रधानता के कारण इन्होंने आधुनिक काल नाम रखा। तो गद्य की प्रधानता की वजह से इन्होंने, हाँ, तो अब इन्होंने जो प्रधान जो प्रवृत्ति है इनके आधार पर काल विभाजन किया इन्होंने, प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर। इस प्रकार प्रधान प्रवृत्ति को आधार मानकर शुक्ल जी ने काल विभाजन किया। शुक्ल जी ने काल विभाजन किया। आगे बात दोस्तों, मतलब इन्होंने वीरता की प्रधानता के कारण इन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रख दिया। भक्ति की प्रधानता की वजह से इन्होंने भक्ति काल का नाम, भक्ति की प्रधानता के कारण इन्होंने भक्ति काल नाम रख दिया, और रीति तत्व की प्रधानता के कारण इन्होंने नाम रीति काल रखा, और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता के कारण इन्होंने गद्य काल नाम रखा। तो ये बात है दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम किस प्रवृत्ति की वजह से रखा, तो आपका उत्तर होगा गद्य की प्रधानता की वजह से। ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का नाम किस प्रवृत्ति की प्रधानता की वजह से रखा, तो आपका उत्तर होगा रीति तत्व की प्रधानता के कारण। फिर पूछे कि आपको आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किस प्रवृत्ति के आधार पर रखा, तो वीरता की प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण उन्होंने आदिकाल का नाम दोस्तों क्या रखा? वीरगाथा काल रखा। तो ये है दोस्तों, यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। 4 नंबर लाइन है, पहले आया हुआ है क्वेश्चन आरपीएससी में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल किस प्रवृत्ति की वजह से रखा, तो गद्य की प्रधान प्रवृत्ति के कारण, गद्य की प्रधान प्रवृत्ति के कारण उन्होंने वो आधुनिक काल का नाम है वो क्या रखा? गद्य काल भी रखा दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन अपन पढ़ रहे हैं उनमें दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो सर्वाधिक मान्य है इनका काल विभाजन, और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के जो काल है उसको 4 सुस्पष्ट कालों में विभक्त करके इन्होंने अपना काल विभाजन किया दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसने वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और गद्य काल 4 भागों में बांटा। आदि काल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल, रीति काल को उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा दोस्तों। इनका समय देखो 1050 विक्रमी से 1375 आदि काल का,
भक्ति काल का 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी, रीति काल का समय 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी और गद्य का या आधुनिक काल का समय 1900 विक्रमी से 1984 विक्रमी है। फिर आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल को पुनः 4 भागों में बांट दिया। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कि आचार्य शुक्ल ने गद्य काल या आधुनिक काल को 3 भागों में विभक्त किया इन्होंने। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले एग्जाम में, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। अगला आपको पूछ ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के नाम से विभाजित किया, तब आपका उत्तर होगा गद्य काल या आधुनिक काल। गद्य काल या गद्य काल या आधुनिक जो काल है उसका उन्होंने 3 भागों में विभक्त किया उन्होंने, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। इसका समय भी पूछ सकता है आपको कि प्रथम उत्थान का क्या समय है, तो प्रथम उत्थान का समय 1925 विक्रमी संवत से 1950 विक्रमी संवत्सर है। फिर द्वितीय उत्थान का समय 1950 विक्रमी से 1975 विक्रमी। फिर 1975 विक्रमी से दोस्तों क्या है, अब तक या आगे तक, 1975 विक्रमी से आगे तक भी अपन बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है दोस्तों, ये अपन पढ़ चुके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो काल विभाजन को। फिर उन्होंने 4 भागों में बांटा आगे चल करके, और ये इन्होंने शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया वो प्रधान प्रवृत्ति और ग्रंथ की प्रसिद्धि के आधार पर किया इन्होंने काल विभाजन। अब अपन पढ़ते हैं नंबर 6 पर, जो अपन आचार्य हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आचार्य हजारी प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, एच.पी. द्विवेदी जी, एच.पी. द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया। 4 कालखंडों में विभक्त किया। कितने कालखंडों में विभक्त किया दोस्तों ने? 4 कालखंडों ने। आचार्य एच.पी. द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको 4 कालखंडों में बांटा। कितने कालखंडों में? 4। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। शुक्ल ने भी 4 कालखंडों में बांट करके इसका विभाजन किया था, और द्विवेदी जी ने भी कितने कालखंडों में बांटा? 4 कालखंडों में बांटा है इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को। अब चलो अपन अध्ययन करते हैं कि 4 जो कालखंड इन्होंने बांटे हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों। तो 4 कालखंडों में इन्होंने जो बांटा है वो देखो। नंबर 1 आदिकाल। पहले काल का नाम क्या रखा उसने? आदिकाल। समय इसका 1000 ईस्वी सन। ये ध्यान रखना आप कि एच.पी. द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपना काल विभाजन है वो ईस्वी सन में किया, और वो ऐसा पहला इतिहासकार है, ऐसा करने वाले ये पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने अपना काल विभाजन ईस्वी सन में किया। तो इन्होंने आदिकाल का समय वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रखा। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक इनका समय, आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। फिर नंबर 2 काल है उसका नाम इन्होंने भक्ति काल रखा। नंबर 2 जो काल है उसका नाम इन्होंने क्या रखा? भक्ति काल।
नंबर 2 त्रिकाल का नाम भक्ति काल। तो इसका समय 1400 ईस्वी से 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, 1400 ईस्वी से दोस्तों 1600 ईस्वी तक है इसका समय, भक्ति काल का समय। नंबर 3 है रीति काल। नंबर 3 का जो काल है उसका नाम है रीति काल। रीति काल का समय दोस्तों 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, 1800 ईस्वी तक है दोस्तों इसका समय, 1800 ईस्वी तक। और फिर आधुनिक काल, चौथा जो काल है इसका नाम इन्होंने आधुनिक काल रखा, आधुनिक काल, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का समय दोस्तों इसने 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक, 1952 ईस्वी तक रखा इन्होंने, 1952 ईस्वी तक दोस्तों। ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो काल विभाजन है उसका देखो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। क्या क्या नाम रखे उन्होंने? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। पहला काल है उसका नाम आदिकाल। आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा था आदिकाल का नाम? गद्य काल। फिर इन्होंने दूसरे काल का नाम भक्तिकाल रखा। आचार्य शुक्ल ने क्या नाम रखा? पूर्व मध्य काल। फिर उन्होंने तीसरे काल का नाम रीतिकाल रखा, आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्य काल। और चौथा जो काल है इनका उसका नाम है आधुनिक काल, और शुक्ल ने क्या रखा? गद्य काल। ठीक है, उनका दोहरा नामकरण था, शुक्ल का नामकरण दोहरा था, इन्होंने 11 नामकरण किया है। पहला का जो काल है आदिकाल, उसकी समय सीमा क्या? 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। विक्रमी संवत मत लिख देना आप, ये ध्यान रखना। प्रश्न पूछ ले कि किस इतिहासकार ने काल विभाजन ईस्वी सन में किया, तो उसका उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न अगला पूछ ले कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने खंडों में विभक्त किया, तो आपका उत्तर होगा 4 कालखंडों में। शुक्ल ने भी 4 कालखंडों में बांटा है काल विभाजन को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी। तो पहले काल का नाम आदिकाल, दूसरे का भक्तिकाल, तीसरे का रीतिकाल और चौथे का आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, भक्तिकाल की समय सीमा 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी, रीतिकाल की समय सीमा 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी, और आधुनिक काल की समय सीमा है वो 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। ये ध्यान रखना आप, लास्ट में 1952 ईस्वी तक। यहाँ 1925 भी दे सकता है आपको, 1925 इनकी संख्या को चेंज कर सकता है, 2 को पहले 5 को बाद में भी कर सकता है। तो ये लास्ट में 1952 है दोस्तों। तो अब देखो नोट लगा करके मैं बता रहा हूं आपको। एसपी द्विवेदी जी, एसपी द्विवेदी जी पहले इतिहासकार हैं, पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने काल विभाजन ईस्वी सन में किया, जिन्होंने काल विभाजन ईस्वी सन में किया, ईस्वी सन में किया, जिन्होंने काल विभाजन ईस्वी सन में किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी भी काल विभाजन को 4 खंडों में विभक्त किया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी आई, कैसी समझ में आई आपको, कितनी समझ में आई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे दोस्तों। और अपन काल विभाजन की जो कल अपनी क्लास होगी उसमें जो आगे के जो इतिहासकार हैं जैसे रामकुमार वर्मा जी हैं, गणपति चंद्र गुप्त हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, इनका जो काल विभाजन है वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। तो विद्यार्थियों जल्द ही मैं आपको बताने चाहता हूं कि जल्द ही 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की भर्ती है सामान्य शिक्षा विभाग की, वो आने वाली है दोस्तों। और उसके अंदर हिंदी सब्जेक्ट में आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास का रोल बहुत बड़ा होता है दोस्तों। इसी वजह से मैं
फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आ रही है आने वाले समय में, उसी के अकॉर्डिंग मैं हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास की शुरुआत की है मैंने। और आगे धीरे धीरे जब विज्ञप्ति आ जाएगी, उसके बाद में उसका सिलेबस आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको संपूर्ण जो सेकंड पेपर है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, वो संपूर्ण पेपर है वो दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। और साथ साथ में मैं टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, जीके की और सब्जेक्ट की दोनों की टेस्ट सीरीज है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन शुरू करूंगा मैं सीकर के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही।